एक ऐसा केस जिसके ऊपर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी कोई इंसान किसी अपने जैसे ही इंसान के साथ कर सकता है। एक ऐसा केस जिसे बताने से मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, और एक ऐसा केस जिसे जानने के बाद यकीनन आपके दिल पर भी इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो मेरी वार्निंग, अगर आप ऐसे केसेस को नहीं हैंडल कर सकते तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें आपको पता लगेगी जो बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन थी। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। दिन था 22 अप्रैल 1974 का और जगह थी यूटा, यूएसए। और यकीन मानिए, इस जगह पर उस दिन जो हुआ था वो ना सिर्फ बहुत ज्यादा अमेरिका के लिए शर्मिंदगी भरा था, बल्कि इसने पूरी दुनिया का दिल दहला कर रख दिया था। 16 साल का कॉर्टनी नाम का लड़का अमेरिका के यूटा में ही बने एक फ्लाइंग स्कूल में पायलट का काम किया करता था। मतलब कि वो पायलट बनना सीख रहा था, उसका कोर्स अभी अभी स्टार्ट हुआ था और उसने उस दिन अपनी पहली सोलो फ्लाइट कंप्लीट करी थी। उसने जस्ट लैंड किया, एयरपोर्ट से वो बाहर निकला अपना और घर की तरफ जाने लगा। लेकिन रास्ते में एक फोटो शॉप पड़ने वाली थी और उसने इसी फोटो स्टूडियो पर पहले अपनी कुछ फोटोज़ बनने के लिए दी हुई थी। और आपको भी पता है कि पहले जो कैमराज आते थे उनके अंदर रील आती थी, और वो रील जब भर जाती थी पूरी, और वो रील फिर हम जाकर किसी फ़ोटो स्टूडियो वाले को देकर आते थे और बाद में उसके नेगेटिव वगैरह निकलते थे और फिर उनसे फ़ोटोज़ वगैरह डेवलप होती थी। ऐसा ही कुछ वहाँ भी उस टाइम हो रहा था। और उस दिन कॉर्टनी नाम के इस लड़के ने अपने द्वारा दी हुई उस रील के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेने थे उस फोटो स्टूडियो से। वो जाता है अपने घर की तरफ और बीच रास्ते में ही वो फोटो स्टूडियो पड़ने वाला था। जस्ट वो अब अपनी बाइक को उस फोटो स्टूडियो के बाहर लगाने वाला था। लेकिन आपको पता है कि हमारे इंडिया में तो जहां मन करे वहां हम अपना साधन घुसेड़ देते हैं। बस जगह मिलनी चाहिए, जगह ना भी हो तो भी अपना जो साधन होता है वो अपने आप अपनी जगह बना लेता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, बट वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ अगर आपको किसी की दुकान के बाहर भी अपनी गाड़ी पार्क करनी हो तो उससे पहले पूछना पड़ेगा। वो हाई फाई पार्किंग स्पॉट कहलाता है और उससे पूछना पड़ेगा कि क्या मैं आपकी दुकान के बाहर अपनी कार पार्क कर सकता हूँ या नहीं, या फिर अपनी बाइक पार्क कर सकता हूँ या नहीं। तो ऐसा ही कुछ कॉर्टनी ने भी उस टाइम पर किया। वो अपनी बाइक से उतरा और अंदर जाकर उसने फोटो स्टूडियो वाले भाई साहब से पूछा कि क्या मैं आपकी दुकान के बाहर बाइक पार्क कर सकता हूँ। तो उसने अलाउ कर दिया। वो बाहर वापस आया और अपनी बाइक को उसकी दुकान के बाहर पार्क करके वापस अंदर दुकान में चला गया। अभी वो दुकान के अंदर घुसा ही था और उसने फोटो स्टूडियो वाले भाई साहब से कहा ही था कि मैंने आपको कुछ फोटोज वगैरह बनवाने के लिए दी थी। और तभी इस दुकान के अंदर दो और व्यक्ति आकर घुसते हैं, जिनमें से एक का नाम डेल सेल्वी और दूसरे का नाम विलियम था। इन दोनों के हाथों में बंदूक थी और ये दोनों पहले अमेरिका की ही एयरफोर्स में काम किया करते थे। वो शाम का टाइम था, तकरीबन 7 बज रहे थे। दुकान बढ़ाने का टाइम हो चुका था और अंदर जो दुकान में एम्प्लॉइज थे, 2 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे जो फोटो स्टूडियो में, वो बस अब दुकान के सामान को पैक कर रहे थे। और तभी ये दोनों अंदर आते हैं और इन दोनों की इच्छा थी कि वो दुकान को लूटेंगे। अंदर दोनों काम करने वाले एम्प्लॉइज के नाम स्टैनली वॉकर, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी, और मिशेल एनसी, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। ये एक लड़की थी जिसने 1 हफ्ते पहले ही इस फोटो स्टूडियो पर नौकरी करना शुरू किया था। खैर, अब डेल और विलियम ने अंदर घुसते ही दोनों एम्प्लॉइज को पहले झपा और उनका मुंह पकड़कर, उनके हाथों को पकड़कर, ऐसे पकड़कर और नीचे की तरफ धक्का देने लगे। उस स्टोर के नीचे एक्चुअली में बेसमेंट बनी हुई थी और डेल और विलियम चाहते थे कि हम इन्हें पकड़कर बेसमेंट की में ले जाएं। और बिल्कुल हुआ ऐसे ही। पीछे उन्होंने सामान जो था वो अड़ा दिया उनके और मुंह आगे से ऐसे बंद करके उनको नीचे की तरफ लेकर जाने लगे। बेसमेंट में लेकर जब उन्होंने कॉर्टनी को देखा कि कॉर्टनी भी यहाँ खड़ा है, तो उन्होंने उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी वहाँ पकड़ लिया और सीधा ले जाकर नीचे बेसमेंट में बैठा दिया। अब 3 बंदे नीचे बेसमेंट में गन पॉइंट के ऊपर रखे हुए थे। यहाँ इस दुकान के अंदर 2 बंदे घुसे थे, लेकिन यहाँ इसमें एक्चुअली में 3 बंदे शामिल थे। तीसरे बंदे का नाम कीथ रॉबर्ट्स था और वो बंदा इस दुकान के बाहर खड़ी वैन में बैठा हुआ था। बस उसका काम ही यही था कि जैसे ही ये डेल और विलियम्स दुकान लूट कर आएंगे, वैन में आएंगे, तो उसे तुरंत वहां से वो वैन भगानी है। वो तैयार था, वैन को स्टार्ट कर खड़ा हुआ था। खैर, अंदर मौजूद दोनों बंदों ने अब दुकान को लूटना शुरू किया। अब यहाँ पर धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था और वहां पर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे थे उनका घर बिल्कुल पास में ही था उस स्टोर के। तो उनके घर वालों को भी अब टेंशन होने लगी और सबसे पहले टेंशन हुई स्टैनली वॉकर नाम के इस लड़के की, उसके पिता को लगा कि इतनी लेट तक तो वो दुकान में नहीं रहता, वो तो पहले ही आ जाता है। तो वो अपने घर से बाहर निकले और सीधा फोटो स्टोर पर जा पहुंचे। और जैसे ही फोटो स्टोर पर गए वो, उनको सामने वो डेल और विलियम मिल गए और डेल और विलियम ने उसे भी झपकर नीचे बेसमेंट में गिरा दिया।
तभी कॉर्टनी जो था वो 16 साल वाला लड़का, उसकी माता को भी टेंशन हुई, उसका भी घर पास में ही था, तो वो भी सोचने लगी कि कहाँ रुक गया होगा वो। तो वो सोचे कि क्यों ना पायलट वाले स्कूल के अंदर जाकर देखा जाए कि कहाँ वो रुका हुआ है। उस टाइम पर मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे जो फ़ोन करके कहीं पूछ लिया जाए। तो वो जा रही थी पायलट वाले स्कूल में और बीच रास्ते में ही उसे कॉर्टनी की बाइक जो थी वो फोटो स्टोर के बाहर खड़ी हुई दिखाई दी। तभी उसे ध्यान आया कि वो अच्छा उसे तो फोटोज़ वगैरह लेनी थी अपनी, उसने बताया भी था। तो उसने भी अपनी गाड़ी साइड में पार्क करी और वो खुद फोटो स्टोर के अंदर गई कॉर्टनी को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही वो गई, अंदर डेल और विलियम मौजूद थे। उसने कैरल को भी पकड़ा और सीधा बेसमेंट के अंदर रख दिया। अब टोटल 5 बंदे इन्होंने नीचे बंधक बनाए हुए थे। अब तक यहाँ आपको बिल्कुल आम सा केस लग रहा होगा, तो अगर आम है तो मैंने इसे कवर क्यों किया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसे आम केसेस कवर नहीं करता जो आपने सुनाए हो। अब यहीं से ये केस बिल्कुल पलट जाता है, पूरी तरह से दहल जाता है। ये लोग डेल और विलियम ना सिर्फ यहाँ चोरी करने आए थे, बल्कि इनकी इंटेंशन कुछ और भी थी। अगर आपने मैग्नम फोर्स मूवी देखी हो तो आपको पता होगा कि इनकी इंटेंशन क्या थी, क्योंकि इन दोनों ने वो मैग्नम फोर्स नाम की मूवी बहुत बार देखी थी और उन्होंने सोच लिया था कि जो इस मूवी के अंदर किया गया है वही हम असल जिंदगी में भी करेंगे। तो असल में उस मूवी में होता क्या है कि वो जो हीरो होता है वो एक महिला को मार डालता है, उसे ड्रेन क्लीनर पिला के, मतलब कि जिससे नालियां वगैरह साफ करते हैं, वो पिलाकर इस महिला को मार डालता है। तो इन दोनों ने भी आपस में डिस्कस कर लिया था कि हम भी ऐसा ही कुछ बहादुरी भरा काम करेंगे जब हम बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के नशे में होंगे। तो ऐसा ही कुछ इनका प्लान था, नशा इन्होंने किया ही हुआ था और ये अब ऐसा ही कुछ करने वाले थे। बेसमेंट में मौजूद डेल ने विलियम से कहा कि जाओ गाड़ी से सामान लेकर आओ। विलियम बाहर जाता है और तभी डेल सभी के ऊपर गन ताने खड़ा ही हुआ था। विलियम बाहर गया, गाड़ी में गया और गाड़ी से एक पेपर बैग उठाकर लेकर आया जिसके अंदर एक बोतल मौजूद थी। बोतल अंदर लेकर आया, उसने जाते ही डेल को दी। डेल ने एक गिलास उठाया, साइड में ही पड़ा हुआ था, और उस गिलास के अंदर उसने उस बोतल को खाली करना शुरू कर दिया। मतलब कि बोतल काफी बड़ी थी, गिलास छोटा सा था। और नीचे बैठे 5 लोग देख रहे थे कि ये इस बोतल से इस गिलास में क्या ये नीला नीला लिक्विड डाल रहा है। तो इस डेल और विलियम ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ वोडका है और ये वोडका अब आप लोगों को पीनी है और ये वोडका हम खुद बनाकर लेकर आए हैं। अब उन 5 में से जो दारू वगैरह पीते होंगे उनका तो दिन बन गया होगा उस टाइम पर कि वाह आज तो फ्री में वोडका मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पर सारा खेल पलटने वाला था, जिसके बाद डेल ने सबसे पहले ऑरन को कहा कि ये लो पकड़ो गिलास और इसकी 2-2 घूंट सभी जो बंधक बनाए हुए लोग हैं उनको पिलाओ, चारों को पिलाओ पहले और फिर 5वें तुमको भी यही पीनी है। लेकिन यहाँ ऑरन को शक हो गया कि ये कुछ और ही है और उसने ऐसा काम करने से मना कर दिया, जिसके बाद डेल को गुस्सा आ गया और डेल ने सीधा उसके मुंह पर जो बंदूक थी उसका बट मारा और बट मारने के बाद उसको लात मारकर नीचे जमीन पर गिरा दिया। और ये सब उसका 20 साल का बेटा स्टैनली वॉकर देख रहा था वहां, वो भी मजबूर था बेचारा, क्या ही करे। खैर अब डेल और विलियम ने 5 लोगों को बताया कि ये सिर्फ वोडका है, इसके अंदर हमने नींद की गोलियां मिलाई हुई हैं ताकि तुम आराम से सो जाओ और हम यहाँ पर चोरी करके आराम से निकल जाएं, हमारा कोई मकसद नहीं है तुम्हें हर्ट करने का। उन्होंने ये कहा और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो 5 लोगों को थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा कि ये शायद सच बोल रहे हैं और हमें ये सब पी लेना चाहिए। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। विलियम की मदद से डेल ने सभी को एक एक घुट वो ड्रेन क्लीनर पिलाना शुरू कर दिया जिसका नाम ड्रेनो था। ये अमेरिका में आज भी बहुत चलता है। अब जैसे ही ड्रेन क्लीनर जो था उन 5 लोगों के मुंह के अंदर गया, हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए। हमें पता है कि ड्रेन क्लीनर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है और जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप में से जितने भी, उनको पता होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना भयानक, कितना दर्दनाक हो सकता है हमारे शरीर के लिए, और वो भी शरीर में मौजूद बहुत ही नाजुक सी स्किन, अंदर जो हमारी त्वचा होती है, मुंह के जीभ और आइट साइड के मसूड़े वगैरह, वो कितनी नाजुक होती है आपको भी पता है। खैर अब जैसे ही वो सोडियम हाइड्रोक्साइड उनके मुंह में गया, उनका मुंह जलना स्टार्ट हो गया। और ना सिर्फ वो भयंकर जल रहा था बल्कि वो एसिड से भी बहुत गंदा काम कर रहा था। जो अंदर की स्किन जो थी, जहाँ जहाँ पर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड टच होता वो स्किन जलने लग जाती और जलकर पिघलना शुरू कर चुकी थी। और आप शायद विश्वास ना करें पर उनमें से ज़्यादातर लोगों के तो ये जो गाल होते हैं ना, जहाँ जहाँ पर उनका वो टच हुआ होगा अंदर की तरफ से, वो सारे गाल पिघल कर नीचे गिर चुके थे और उनका मुंह जो था यहाँ से खोखला हो चुका था, जीभ बोलने लायक नहीं बची थी। और जब उन्होंने उस सोडियम हाइड्रोक्साइड को अंदर की तरफ निकला, उनका खेल खत्म हो चुका था।
गले के अंदर जाते ही उसने सारा गला जला डाला। सोचकर देखिए उनके ऊपर बीत क्या रही होगी, उनको कैसा फील हो रहा होगा जब वो अपनी ही मौत को अपने ही हाथों से पी रहे थे। आप और मैं उस दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा सकते जो उन 5 लोगों ने उस टाइम झेला था। लेकिन यहाँ अब दिक्कत ये थी कि इन लोगों ने जैसा मूवी में देखा था कि ड्रेनो पिलाते ही वो लड़की मर जाती है, लेकिन यहाँ ये 5 अभी तक मरे नहीं थे, ये अभी तक जिंदा थे और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ये देखते ही डेल और विलियम्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि ये अभी तक मरे क्यों नहीं, इनको तो अभी तक मर जाना चाहिए था, मूवी में तो ऐसा ही दिखाया गया था। लेकिन अब वो क्योंकि नहीं मरे और चिल्ला रहे थे तो डेल और विलियम ने टेपें उठाई जो साइड में ही पड़ी हुई थी फोटो स्टूडियो में, और उन टेप से उनका मुंह बांधना शुरू कर दिया। अब मुंह को बांधे तो बांधे कैसे, क्योंकि उनके जो बांधने की जो जगह थी, होठ वगैरह, गाल वगैरह, वो तो सारे पिघल चुके थे। आप खुद सोच कर देखिए, वो टेप सारी की सारी उनके जो मसूड़े थे उनसे बांधी जा रही थी, क्योंकि गाल वगैरह तो सब कुछ गलकर नीचे टपक चुका था। साथ ही उनका ये मकसद भी था कि इनमें से कोई भी, यानी कि 5 में से कोई भी व्यक्ति उल्टी करके इस लिक्विड को, इस ड्रेनो को बाहर ना निकाल दे, और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर बहुत सारा कपड़ा जो था वो पहले ही उसके मुंह में, लोगों के मुंह में ठूस दिया था। यहाँ पर ऑरन जो था इन 5 में से थोड़ा अच्छा बंदा था, वो थोड़ा समझदार था। जब अंत में उसे ही पिलाने के लिए दिया गया था कि अंत में वो ही पिएगा इस ड्रेनो को, तो उसने चारों का हाल पहले देख लिया था कि ये कौन सा पदार्थ ऐसा है जो वोडका के नाम पर लोगों को ऐसे जला रहा है। तो उसने कहा कि नहीं, ये वोडका मैं नहीं पीऊँगा, और उसने मन में सोच लिया था कि मैं नहीं पीऊँगा। और जैसे ही उसे पीने के लिए दिया गया तो उसने बस नाटक किया पीने का, और जैसे ही उसने अपने मुंह में लिया और मुंह में डालते ही उसने मुंह पीछे की तरफ किया और थूक दिया। थूकते ही यहाँ उसे अब चिल्लाना था। उसने अपने ही बेटे की जो चिल्लाहटें थी वो कॉपी करी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया। बस ये दिखा रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन उसने ये जहर जो था, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ये नहीं था, और वो अब ठीक था लगभग। लेकिन फिर भी वो अपनी मृत्यु का नाटक कर रहा था, जो कि बहुत अच्छी बात थी वहां से बचने के लिए। लेकिन यहाँ डेल अभी भी सेटिस्फाई नहीं था, विलियम भी सेटिस्फाई नहीं था। ये दोनों बैठकर सोच रहे थे कि ये 5 को मरने में कितना टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी ये मरते क्यों नहीं है, ताकि हम अपना काम निपटा कर यहाँ से जाएं। अब वो मरे तो मरे कैसे, वो तो अपने आप मरेंगे जब अंदर जाकर वो काम करेगा। खैर उनसे वेट नहीं हुआ और उन्होंने बंदूक उठाई और कैरल और उसके बेटे कर्टनी, यानी कि वो 16 साल वाला पायलट, उसकी माँ पर और उस पायलट पर बंदूक चला दी। सीधा सिर में उनके 2 गोलियां मार दी और मौके पर ही वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। जिसके बाद डेल मुड़ा और उसने सीधा दिमाग पर रखकर ऑरन के भी गोलियां चला दी, और वो गोली आर पार हो गई और वो भी जाकर नीचे गिर गया। जिसके बाद उसने स्टैनली के ऊपर भी 2 गोलियां चलाई और स्टैनली भी अब मौके पर ही उसकी तो मौत हो गई थी। अब इन दोनों को इस कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि मिशेल तो अभी भी जिंदा है, उसने तो अभी तक सिर्फ ये ड्रेनो ही पिया है, उसे तो गोली नहीं मारी। तो उन्होंने मिशेल को उठाया और जो आपको भी पता होगा, बेसमेंट में एक कैबिन सा होता है जिसके अंदर ड्रेसिंग रूम टाइप हम उसे बोल सकते हैं, उसके अंदर स्टोर रूम टाइप होता है, वो सामान भी थोड़ा बहुत पड़ा रहता है। तो वो उसको वहाँ से उठाकर स्टोर रूम में लेकर जाते हैं और वहाँ पर दोनों उसके ऊपर बंदूक तान कर कहते हैं कि अपने कपड़े निकालो। बेचारी मिशेल और कर भी क्या सकती थी, उसने अपने कपड़े निकाले और दोनों ने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। अपनी हवस मिटाने के बाद उन्होंने मिशेल को फिर से पकड़ा और उसके बालों को पकड़ते हुए वापस घसीटते हुए बेसमेंट के मेन फ्लोर पर लेकर आए और उसे नीचे फेंक दिया। ऑरन अभी भी जिंदा था, उसके दिमाग में गोली लगी थी, लेकिन फिर भी वो सब कुछ देख रहा था और वो सुन सकता था कि कैसे बेचारी मिशेल अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांग रही है। अपनी इज्जत देने के बाद भी उससे भीख मांग रही है कि मुझे बख्श दो, मेरी उम्र अभी 19 साल की है और मैंने 1 हफ्ते पहले ही यहाँ पर नौकरी करना शुरू किया है। लेकिन उन दोनों ने उसकी एक नहीं सुनी, उसका इतना बुरा हाल करने के बाद उसे भी 2 गोलियां मार डाली। अब ये 5 को निपटा चुके थे, लेकिन ऑरन अभी भी जिंदा था। और जैसे ही ये दोनों वहाँ से बाहर निकलने वाले थे, अब इनका काम था चोरी करना, लेकिन तभी डेल ने नोटिस किया कि ऑरन अभी भी सांस ले रहा है, बाकी चारों निपट चुके हैं लगभग, उनमें से कोई भी सांस नहीं ले रहा। तो उसने साइड में ही पड़ी एक लाइट का जो वायर होता है, आपने देखी होगी, जो लाइट्स होती हैं स्टूडियो लाइट्स, उनकी जो वायर्स होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं। तो उसने उस वायर को निकाला और उस वायर को डबल करके ऑरन के गले पर बांध दिया और जोर से कस डाला। यहाँ ऑरन बहुत समझदार था, उसने बिल्कुल भी चू नहीं किया, उसने बिल्कुल नहीं दिखाया कि वो अभी तक जिंदा है और ये तार के बांधने से उसको
दर्द हो रहा है या फिर उसका दम घुट रहा है। उसको पता था कि अगर यहाँ से उसने जरा सी भी हरकत करी तो ये उसे अब जिंदा मार डालेंगे। डेल ने अपना पूरा जोर लगाकर उस तार को कस डाला उसके गले पर, लेकिन ऑरेन वहां से हिला तक नहीं। और अब यहाँ डेल को लग रहा था कि इस वायर के कसने के बाद तो ये मर ही जाएगा, और उसने उसे वहीं उसके हाल पर ही छोड़ दिया और वहां से बेसमेंट से ऊपर दुकान में आ गए। यहाँ ऑरेन बहुत किस्मत वाला था। ऊपर आकर डेल ने विलियम को बताया कि मैं ऑरेन के जो पांचवा जो बंदा था उसके भी गले में ताड़ बांध कर आया हूँ। लेकिन यहाँ विलियम ने डेल से कहा कि तुम पागल हो गया, उसे वहीं पर निपटा कर आओ वरना वो दिक्कत कर सकता है। तो यहाँ डेल ने विलियम से कहा कि छोड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है, वो मर जाएगा, मैं उसका ऐसा हाल करके आया हूँ। लेकिन यहाँ विलियम को शांति नहीं थी। वो नीचे गया और नीचे उसे और कोई हथियार तो मिला नहीं, उसे एक मिला पेन। पेन मिलने के बाद उसने अब वो पेन से क्या कर सकता है, क्या उसके वो गले में मारेगा? नहीं। विलियम ने उस पेन को उठाया और ऑरेन के फेस को कुछ इस तरह से घुमाया और उसके कान के अंदर वो जो निब वाली साइड होती है वो घुसाई, ऊपर ऐसे खड़ा कर दिया जस्ट, और खुद भी खड़ा हो गया। मतलब कि विलियम अब खड़ा हो गया। और अब जो उसने किया वो सच में बहुत ही घिनौना था। उसने उस पेन के ऊपर जो भी ऑरेन के कान में खड़ा हुआ था पेन, वो अपनी लात उस पेन के ऊपर ऐसे देकर मारी जोर से, और वो पेन जो था वो पूरा उसके अंदर के कान के पर्दे को फाड़ता हुआ उसके गले में जा घुसा। सोचकर देखिए यहाँ क्रूरता की कैसे हदें पार की गई थी। खैर, अब ये काम करने के बाद विलियम वापस ऊपर आया और दोनों ने मिलकर तकरीबन $24,000 के जो सामान था, वहां पर कैमरास वगैरह पड़े हुए थे, लाइट्स वगैरह पड़ी हुई थी, उन सभी को उठाया। उस टाइम पर $24,000 आज के लगभग मानकर चलिए $5 लाख के आसपास की होंगे, और इतना उन्होंने वहां से सामान उठा लिया था। तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के आसपास की चोरी वो उस दुकान से कर चुके थे। और सारा सामान इकट्ठा करने के बाद वो बाहर आए, जहां कीथ रॉबर्ट वहीं मौजूद था वैन के अंदर। 2 घंटों का समय लगा और यहाँ कीथ उन दोनों के ऊपर यानी कि डेल और विलियम के ऊपर गुस्सा किए जा रहा था कि बाबूजी कहाँ रह गए थे तुम लोग, 2 घंटों से मुझे यहाँ पागलों की तरह खड़ा कर रखा है। ये कह कर गए थे कि वैन को स्टार्ट रखना, हम अभी आए। 2 घंटों से वैन स्टार्ट है, इसका तेल खत्म होने वाला है, बताइए हम कहाँ जाएं। जिसके बाद खैर उन्होंने अपनी वैन को वहां से भगाया और वो निकल लिए। तकरीबन इस काम को हुए अब 3 घंटे बीत चुके थे, और अब सभी के घर वालों को टेंशन होने लगी कि अभी तक ये 5 लोग अपने अपने घर क्यों नहीं पहुंचे। सबसे पहले ऑरेन की पत्नी और उसका बेटा यहाँ पहुंचने वाले इंसान थे स्टोर पर कि अभी तक ऑरेन घर वापस क्यों नहीं आए। वो ऊपर गए और उन्होंने दुकान की हालत को देखा जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और वो सीधा बेसमेंट की तरफ गए जहाँ से ऑरेन की आवाज़ें आ रही थी। वो नीचे गए और उन्होंने नीचे का मंजर देखकर वो भी पूरी तरह से दहल गए। बजाय ऑरेन की मदद करने के वो वापस ऊपर आए और उन्होंने सबसे पहले पुलिस को फ़ोन किया और इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया। इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंची और देखिए उस टाइम पर उन्होंने कैसे लाशों को उस बेसमेंट से बाहर निकाला था। लाशों की हालत इतनी बुरी थी कि पुलिस वाले खुद उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जस्ट उनके ऊपर कपड़ा डाला और सीधा स्ट्रेचर से बाहर लाते हुए एम्बुलेंस में रखा और सीधा हॉस्पिटल पहुंचाया। किसी को भी ये देखने तक नहीं दिया गया कि अंदर हुआ क्या था। मौके पर उनको स्टैनली और मिशेल जो थे वो मृत पाए। बहुत ही बदकिस्मती वाली बात है कि मिशेल की अभी अभी सगाई हुई थी और 5 अगस्त को उसकी शादी होने वाली थी, जबकि 22 अप्रैल को ये काम हो गया और अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था उसे इस फोटो स्टूडियो पर काम करते हुए। लेकिन उसकी किस्मत ऐसी थी कि वो इसके बाद जिंदा ही नहीं रह पाई। कॉर्टनी यानी कि वो 16 साल का लड़का किस्मती से जिंदा था और उसे तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया, लेकिन उसके दिमाग में भयंकर चोटें लगी थी। उसका गला पूरा खराब हो चुका था और इस वजह से वो एमनीशिया का शिकार हो गया। पूरे 7 महीने उसे आईसीयू में रखा गया, लेकिन बाद में उसकी हालत बहुत नाजुक बनती गई। कॉर्टनी की माता कैरल बहुत बुरी हालत में वहां से निकाली गई थी और जैसे ही उसे हॉस्पिटल में उपचार के लिए लाया गया उसने दम तोड़ दिया। अब यहाँ पर लगभग 4 लोग मर चुके थे और 5वां ऑरेन बहुत बुरी हालत में था। कर्टनी वैसे तो जिंदा था, सॉरी मैंने गलत बोल दिया कि 4 लोग मारे गए, यहाँ 3 तो अभी मर चुके थे। कर्टनी और ऑरेन जिंदा थे, लेकिन यहाँ कर्टनी के इतने भयंकर चोटें आई थी उसे कि वो अब अपनी पूरी जिंदगी के लिए उस दर्द से बाहर ही नहीं निकल सकता था। ना ही वो किसी को पहचान पा रहा था। उसके दिमाग के ऐसे हिस्से पर चोट मारी गई थी कि वो पहचान ही नहीं सकता था जिन लोगों ने उसके साथ ये सब किया था। खैर, अपनी ज़िंदगी के उसने 45 साल बिताए और 4 जून 2002 के दिन उसकी नॉर्मल एक मृत्यु हो गई। अब की बार
वो नहीं बचा। लेकिन यहाँ सबसे भयानक जो स्टोरी थी वो ओरेन की थी, क्योंकि वही इस केस में, इस कांड में एकमात्र जिंदा गवाह बनने वाला था जो सब कुछ बयान भी दे सकता हो, जिसे सब कुछ याद हो। उसने ना सिर्फ गोली का एक झटका झेला, बल्कि उसने वो केमिकल भी झेला जो उसके मुंह में गया था, किस्मत से उसके अंदर नहीं गया। और बाद में उसने वो पेन जो उसके कान के ऊपर रखकर अंदर घुसाया गया था, उसका झटका भी झेला। लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचाने में कामयाब रहा और बाद में उसने बयान दिए और बताया कि कैसे उसके सामने ही, उसके आंखों के सामने ही उसके बेटे स्टैनली वॉकर को मारा गया था गोलियों से, और कैसे वो चिल्लाए जा रहा था, मदद की भीख मांगे जा रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। और यहीं ओरेन ने ही बताया कि कैसे ये डेल और विलियम लोगों को मारकर, आम इंसानों को मारकर बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये आम इंसान हो ही नहीं सकते, ये दानव थे। ऐसे जो शब्द थे वो ओरेन ने इन दोनों के लिए बोले। खैर, अभी एक दिन बीता ही था इस केस को और पुलिस ढूंढ रही थी कि ये किसने किया। तभी पुलिस के पास एक फ़ोन आया, और वो फ़ोन किसी और का नहीं, बल्कि जहां एयरफोर्स में जिस स्टेशन पर ये दोनों डेल और विलियम काम किया करते थे, उसी स्टेशन पर एक आदमी काम किया करता था। मैं उसका नाम नहीं ले सकता, आई एम सो सॉरी। उसकी पहचान आज तक गुप्त रखी गई है और मैं भी गुप्त रखूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि उसका नाम क्या है। खैर, उस आदमी ने फ़ोन किया पुलिस को और बताया कि मुझे पता है ये काम कौन कर सकता है, और जिस दिन ये काम हुआ था उस दिन वो हमारे यहाँ ऑफिस में भी मौजूद नहीं थे। उसने तुरंत डेल और विलियम का नाम लिया और पुलिस ने उसे पूछा कि तुम इतने सटीकता से कैसे कह सकते हो कि इन दोनों ने ही किया होगा। तो उसने बताया कि ये दोनों ही थे जो मैग्नम फोर्स नाम की उस मूवी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे उससे, और उसने सुना था कि वो दोनों ये मिलकर ऐसा कुछ करने वाले हैं, और इसीलिए मुझे पता है कि यही दोनों कर सकते हैं। और जिस टाइम पर ये सब हुआ था वो यहाँ थे भी नहीं। यहाँ वो बातें कर रहे थे कि अगर हमारी इस तरह की चोरी करने के बीच में कोई भी व्यक्ति आया तो वो उसे जिंदा मार डालेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ चोरी करने के लिए। इस आदमी से टिप मिलने के बाद तुरंत पुलिस जो थी वो एयरफोर्स बेस पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये भी हैरानी में थे कि हमारा तो कोई सबूत ही वहाँ मौजूद नहीं था, तो हमारे तक पुलिस पहुँची कैसे। खैर, बाद में पुलिस ने उनको बता दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, तुम्हारे ही किसी मुखबर ने हमें मुखबरी दी थी। खैर, इन दोनों को उठाने के बाद पुलिस अब इनसे सवाल जवाब करने वाली थी, और यहाँ सबसे पहली बात तो एक क्लियर हो गई कि उनकी इंटेंशन ही थी कि वो लोगों को मारेंगे, तभी उनकी दहशत मार्केट में फैलेगी और लोगों से वो बाद में पैसा उठाएंगे। और ऐसा कुछ करने की प्लानिंग उन्होंने ये काम करने से 1 महीना पहले ही चालू कर दी थी। उनके मन में इच्छा किसी की जान लेने की तो पहले से ही थी, लेकिन जब उन्होंने मैग्नम फोर्स वो मूवी देखी तो उन्होंने सोच लिया कि ये बहुत आसान और तेज तरीका है किसी की भी जान लेने का, और किसी को तड़पते हुए देखना उनके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। पुलिस ने बाद में पब्लिक कॉन्फ्रेंस में बताया कि यहाँ सिर्फ 3 व्यक्ति ही अभी तक मुख्य रूप से सामने आए हैं जो इस पूरे कांड में जिम्मेवार थे, लेकिन हमें लगता है कि टोटल 6 बंदे इसमें जिम्मेवार हैं। लेकिन जो बाकी के जो 3 और बंदे हैं उनका नाम कभी सामने नहीं आया, क्योंकि उनके ऊपर कभी चार्ज जो थे वो प्रूव ही नहीं हो पाए, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अगर उनके खिलाफ सबूत मिल जाता तो उनके भी नाम सामने जरूर आते। अब किसी की इज्जत तो ऐसे उछाल नहीं सकते उनका नाम लेकर, इसलिए उनके नाम कभी सामने नहीं आए। सबसे पहले विलियम्स को यहाँ डेथ सेंटेंस सुनाई गई, लेकिन यहाँ उसने बहुत बार इस बात के लिए अपील किया कि उसने किसी का भी मर्डर नहीं किया, बस उसने वो पेन जो था वो जरूर ओरेन के फेस के अंदर घुसाया था, उसके कान में घुसाया था, लेकिन उसने एक्चुअल में किसी का भी मर्डर नहीं किया, तो उसके लिए उसे थोड़ी कम सजा दी जाए, उससे डेथ पेनल्टी ना दी जाए। लेकिन यहाँ किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। उसने फिर NCCAP का भी सहारा लिया, जो वहाँ के ह्यूमन राइट्स के साथ बोलती है, कि उसने भी यहाँ पर ये मुद्दा उठाया था कि इसकी सजा को थोड़ा कम किया जाए, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम था और सच में उसे डेथ पेनल्टी मिलनी भी चाहिए थी, और उसे वो मिली भी। और 30 जुलाई 1992 के दिन विलियम को एग्जीक्यूशन दे दी गई। उसे इलेक्ट्रिक चेयर के ऊपर बैठाकर उसे मौत दी गई थी, और सिंपली वो सजा बहुत कामयाब रही। डेल को भी मौत की सजा दी गई, वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार, क्योंकि उसने यहाँ 3 मर्डर किए थे। तीनों की सजा आप 3 बार तो दे नहीं सकते, उसे एक ही बार मौत की सजा दी जानी थी। लेकिन यहाँ वो अंत में आते आते, अपनी जिंदगी का अंत जब उसका आने वाला था, वो बहुत सुधर चुका था। उसने एक जेल में रहते हुए बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, और वो कहता था कि मुझे भगवान मिल गए हैं और जल्दी ही अब मैं भगवान से मिलने वाला हूँ। और 28 अगस्त 1987 के दिन लीथल इंजेक्शन की सहायता से डेल को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस समय डेल की उम्र सिर्फ 34 साल की थी जब उसे मौत के घाट उतारा गया था। लेकिन यहाँ एक और मैं आपको बोनस स्टोरी
स्टोरी जो है वो सुना देता हूँ, वो भी डेल से ही जुड़ी हुई है। जब डेल ने नया नया एयरफोर्स में ज्वाइन किया था तब उसके अपार्टमेंट में एक सर्जेंट एफर्ड नाम का बंदा रहता था और वो भी उसके ही अपार्टमेंट में मृत पाया गया था। और जब पुलिस ने उसकी जांच करी थी तो पुलिस को डेल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले थे और कोई भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था क्योंकि वो बहुत शरीफ सा हुआ करता था। लेकिन इस कांड के बाद पुलिस ने इस थ्योरी को भी उसके साथ ही जोड़कर देखा कि हो सकता है जरूर डेल ने ही सर्जेंट एफर्ड का मर्डर किया हो। खैर, कीथ रॉबर्ट्स जो कि पूरा इस कांड में 3 घंटे तक या फिर मैं कहूँ 2 घंटे तक वैन में ही बैठा रहा था, उसे भी उस 2 घंटे के लिए वैन में बैठने के लिए 13 सालों की सजा सुनाई गई, जो कि बिल्कुल सही थी। 13 साल बहुत थे उसके लिए। और फाइनली उसे 1987 में जेल से बाहर भी निकाल दिया गया था। वो अपनी सजा पूरी कर चुका था, लेकिन सिर्फ 38 साल की उम्र में भयंकर बीमारियां उसे लग चुकी थी और सन 1992 में उसकी भी मृत्यु हो गई। नॉर्मल मृत्यु थी उसकी, वो शरीर जो था वो बीमारियों ने घर कर लिया था। तो ये कहानी थी एक ऐसे कांड की जो अमेरिका के इतिहास का बहुत ही बदनाम कांड माना जाता है और मैं यकीनन कह सकता हूं कि आपने इस कांड को कभी पहले सुना ही नहीं होगा। आपको एक कैसा लगा, आपको कैसा लगा ये केस जानकर कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में बसे हुए हैं। खैर, इस केस से जुड़ी हुई कुछ फोटोज और वीडियोस मेरे पास हैं। मैं रात को 9 बजे मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा दूंगा। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ मुझे वहाँ पर फॉलो जरूर कर लें। मेरे 50,000 फॉलोवर्स पूरे होने वाले हैं, प्लीज़ ये काम जरूर कर दें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अल्फीज़ा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।